जानलेवा फंगस का डबल अटैक यानी दोहरी मुसीबत, दोहरी चुनौती। जब पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच व्हाइट फंगस के मामले भी सामने आ रहे हैं। जाहिर है लोग सिर्फ महामारी से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, बल्कि दोहरी दहशत से भी जूझ रहे हैं। सवाल यह है कि इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। ब्लैक फंगस की बीमारी तेजी से पैर क्यों पसार रही है, बचाव का तरीका क्या हो, ये व्हाइट फंगस की मुसीबत क्या है, लोग कैसे पहचाने कि वो व्हाइट फंगस या फिर ब्लैक फंगस का शिकार हो गए हैं। सवाल कई हैं। अपने इस खास प्रोग्राम में एक्सपर्ट से इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल सबसे बड़ा तो यही है कि आपने अब तक ब्लैक फंगस सुना होगा, लेकिन अब देश में लोग व्हाइट फंगस के भी शिकार हो रहे हैं। तो आखिर क्या है ये व्हाइट फंगस, ये आज हम आपको अपने एक्सपर्ट से बताएंगे। और हम अपने पैनल के पास चल रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर शिव कुमार उत्तुरे जी जुड़ रहे हैं। आप प्रेसिडेंट हैं महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल, मेंबर नेशनल मेडिकल कमीशन, मेंबर मेडिकल एडवाइजरी काउंसिल, रिटायर्ड प्रोफेसर जेएमसी मुंबई। इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर वैभव खन्ना जी हैं, सीनियर प्लास्टिक सर्जन हैं। और अब से कुछ ही देर बाद हमें डॉक्टर एमसी मिश्रा जी, एक्स डायरेक्टर हैं एम्स के, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ अभी डॉक्टर वैभव खन्ना है और डॉक्टर शिव कुमार जी हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आप दोनों डॉक्टर्स का। सबसे पहले डॉक्टर शिव कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं और आपसे मेरा पहला सवाल यही, कोरोना से अभी तक लड़ रहे हैं, ब्लैक फंगस आया, लोगों ने जानकारियां जुटानी शुरू की कि ब्लैक फंगस कैसे होता है, क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे इलाज होता है। फिर अचानक एक नई बीमारी और आ गई है, व्हाइट फंगस। सर जरा आपसे समझना चाहता हूं, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस में क्या अंतर है? क्या दोनों के लक्षण सिम्टम्स सेम है, इलाज भी दोनों का सेम है या कुछ अलग है? नमस्कार। अभी जो ब्लैक फंगस और वाइट फंगस जी, ये दोनों एक टाइप के जो फंगस है। ब्लैक फंगस बेसिकली म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और वाइट फंगस को कैंडिडाइसिस या एस्परजिलोसिस कहते हैं। ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। अभी ये दोनों फंगस क्या नए नहीं है, पहले से ही दिखते हैं, मगर बहुत कम मात्रा में दिखते थे। मगर इस कोरोना के महामारी में क्योंकि ये पेशेंट्स की बेसिक इम्यूनिटी कम हो जाती है, या तो वो स्टेरॉइड्स पे बहुत दिन तक या हाई डोज स्टेरॉइड्स पे रहते हैं, या तो उनकी डायबिटीज़ जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ रहती है, इस सब कारण से ये जो फंगस इन्फेक्शन है वो बढ़ते जा रही है जी। और जो म्यूकोरमाइकोसिस अब महीनों में 1 या 2 केसेस दिखते थे, आज दिन में कई म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस डायग्नोज हो रहे हैं। जैसे पूरे भारतवर्ष में आज म्यूकोरमाइकोसिस जो ब्लैक फंगस हम कहते हैं, वो 9000 केसेस ऑलरेडी पॉजिटिव डायग्नोज हो चुके हैं। तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है और दोनों के सिम्टम्स ऐसे देखने को जाएगा तो चेस्ट पेन होता है, साइनसाइटिस होता है। सो ऑलमोस्ट सेम, दोनों के जो सिम्टम्स सेम रहते हैं। मगर ब्लैक फंगस में जो काले धब्बे आते हैं नाक के अंदर, या तो चमड़ी पे आते हैं आंखों के आजू बाजू, और ये बहुत तेजी से फैलता है आंखों में और ब्रेन में। और जो कैंडिडाइसिस रहती है, जो व्हाइट फंगस है, वो ज्यादा करके फुफ्फुस में ज्यादा दिखते हैं, ब्लैक फंगस से ज्यादा दिखते हैं वो। तो ये अलग अलग टाइप के, ये 2 टाइप के फंगस है, मगर जिस कारण से वो बढ़ रही है वो कारण दोनों में सेम है। ठीक, ये बहुत अहम जानकारी दी आपने कि फंगस तो अलग अलग है, लेकिन जिस कारण से बढ़ते हैं वो कारण सेम है। मैं डॉक्टर शिव कुमार आपके पास लौट रहा हूं और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर एमसी मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन उससे पहले सीनियर प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर वैभव खन्ना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं और एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। सर, ब्लैक फंगस ब्लैक होता नहीं है, टिश्यूज जो वो किल करता है उनका चूंकि रंग हो जाता है, इसीलिए उसको नाम दिया गया। ये व्हाइट फंगस का क्या वजह है सर? और लोग तो ये भी कहते हैं कि रंगों के तो इतने सारे नाम हैं, तो अभी और कितने फंगस आने वाले हैं, वो पहले से ही चिंतित हैं। देखो, ये तो खैर कंफ्यूजन वर्ड्स होते हैं, इसमें हमें नहीं जानना चाहिए कि व्हाइट फंगस या ब्लैक फंगस में। एसेंशियल पार्ट ये है कि ऑब्वियसली जब इसमें वेस्कुलरिटी जाएगी, इस ब्लैक फंगस का काम होता है वेस्कुलरिटी को किल करना जी। और जब भी कोई टिश्यू जो में वेस्कुलरिटी जाएगी तो धीरे ब्लैक हो जाता है, इश्यमिक हो जाता है, इसे हम डेड टिश्यू कहते हैं। प्रॉब्लम ये है इसमें ब्लैक फंगस में, इट इज़ मोर इन्वेजिव। तो ये स्प्रेड करता है, जैसे डॉक्टर बताया शिव कुमार जी ने, कि ये ब्रेन में इंट्राक्रेनियल स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है आफ्टर साइनसिस के।
इस कारण से डिस्पाइट द बेस्ट ट्रीटमेंट, अभी आज ही हमारे जानने वाले आज ही एक्सपायर किए हैं, डिस्पाइट गेटिंग द बेस्ट ट्रीटमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट, आईसीयू ट्रीटमेंट, बट उसके बाद किडनी फेल हुई अल्टीमेटली आफ्टर डायलिसिस ऑल्सो, और रिपीटेड एमआरआई भी कराई गई, लेकिन इन्फेक्शन कम नहीं हुआ। और सेकेंड जो चैलेंज हो गया ऑब्वियसली हो गया है, वो तो आपको मालूम है, वो है ड्रग्स का ट्रीटमेंट, ड्रग्स की अवेलेबिलिटी। तो जब इतना ज़्यादा केस स्प्रेड कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 9000 केस ऑलरेडी डायग्नोज हैं, तो हम लोग, ये बड़े रेयर केस होते हैं। एक चीज जो हमको भी चैलेंज लग रही है और डॉक्टर साहब को लग रही होगी कि जो कम्प्रोमाइज पेशेंट पहले भी थे, डिफरेंट रीजन थे, ट्रांसप्लांट के थे, लेकिन उनको हमने इतना कभी, या डॉक्टर साहब ने भी कभी इतना नहीं देखा है म्यूकोरमाइकोसिस जो इतना स्प्रेड किया है। तो एग्जैक्ट कॉज तो विद हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, तब मालूम पड़ेगा। डेफिनेटली इम्यूनिटी इज एन क्वेश्चन है, जो उसके लिए एस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं, कोरोना है, डायबिटीज है, बट उसके अलावा भी समथिंग इज देयर जो अभी हम लोग क्लियर नहीं हो पाए हैं। हम आज कह रहे हैं हमने जिंक ज़्यादा ले ली, कोई कह रहे हैं हम मास्क के लिए यूज़ कर रहे थे, ओवर यूज़ कर रहे थे, और मॉइस्चर कारण पुराने मास्क यूज़ कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें आ रही हैं इसके कारण से, और लोगों में और पैनिक फैल रहा है कि मास्क लगाएं या ना लगाएं, और जिंक यूज़ करें ना करें। तो मेरी सिर्फ सलाह ये है कि कोई भी चीज़ ओवर यूज़ ना करो। अगर जिंक भी है, हमने बताया है लोगों को ट्रीटमेंट के लिए, तो ये नहीं कि दिन में 2 जिंक खाए जा रहे हैं, जेविड खाए जा रहे हैं, या दवाई खाए जा रहे हैं। आपको अपने नेचुरल फ्रूट्स और फल जरूर और सब्जियां खानी हैं, जिससे आपको नेचुरल फॉर्म में मिल जाए, आपके विटामिन मिल जाए और इम्यूनिटी बढ़ जाए आपकी। ये पहली चीज ये है। और सेकंड थिंग मैं फिर कहूंगा कि आप ठीक होने के बाद पोस्ट कोविड में धूप का सेवन जरूर करें, सनलाइट को जरूर यूज करें, वहां पे एक्सरसाइज करें, वहीं पे अपना योग करें, अपने लॉन में, छत पे। प्लीज ये ना करिएगा बंद कमरे में एसी में चला के और वहां एक्सरसाइज करें, ये करेंगे तो और घातक है। बस मेरा कहना ये है कि सोलर लाइट को, क्योंकि हम लोग नेचुरल फॉर्म में जो फंगस घर में लगती है उसका इलाज भी धूप से ही करते हैं। तो आप अपने आप को भी सर में जरूर एक्सपोज कीजिए, उसको करिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, फायदा भले हो सकता है, उससे आपको ब्लैक फंगस ना हो, अगर आपको नॉर्मल कोर्स में अपनी एक्सरसाइज कर रहे हैं आफ्टर कोविड, इन पोस्ट कोविड फेज। तो इसमें जो सनलाइट है सर, जिसके बारे में एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सुबह 7 से 8 बजे से पहले वाली रोशनी और शाम को 5 बजे के बाद वाली रोशनी, वही ठीक रहेगी, या फिर जो स्थितियां हैं उसमें अगर कोई धूप में जरा थोड़ी देर रहता है तो वो भी फायदेमंद है उसके लिए? देखिए, सबसे अच्छा तो मॉर्निंग होता है 7 to 8, अदरवाइज ऑल्सो दैट्स आइडियल। धूप बहुत तेज नहीं होती है और आपके लिए, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है। इवनिंग भी अच्छी है, लेकिन आपको उससे 2 फायदे होंगे। इस बहाने आप मॉर्निंग उठेंगे जल्दी, पहली चीज होगी कि यू विल गेट अप एट 6 AM, और अपने आने के बाद 6 बजे के बाद अपना करने के बाद आप करेंगे जो बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। तो आप रात में जल्दी सो जाएंगे, तो आपकी जो बॉडी की साइकिल है वो इंप्रूव हो जाएगी, और जो एक हेल्थ का एसेंशियल पार्ट है। ऐसा नहीं है कि आप 9 बजे लेंगे तो हाका बच जाएगा, वो भी अच्छी है, लेकिन ऑब्वियसली 9 बजे आप इतनी तेज धूप है उतनी नहीं ले पाएंगे जो आप 7 से 8 ले पाएंगे। तो जो बेस्ट है वो ये है, बेस्ट जो होता है वो रिलेटिव बड़ होता है, इससे अच्छा ये है। बस ये कहना है मेरा। तो ये बहुत जरूरी है सर, आपने कहा कि सुबह जो 7 से 8 बजे सनलाइट है उसको लेने के लिए आप जल्दी उठेंगे भी, एक पंथ दो काज हो जाएंगे। खासतौर पे जो आजकल की रूटीन लाइफ है उसमें लोग बहुत लेट नाइट सोते हैं, तो ऐसे में जल्दी उठेंगे तो अगले दिन भी उठेंगे, फिर उठते रहेंगे और सोते रहेंगे, वरना सनलाइट नहीं लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये भी एक रूटीन मिली आई है इसको। हमारे साथ डॉक्टर MC मिश्रा साहब जुड़ रहे हैं। डॉक्टर MC मिश्रा साहब, मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, पूर्व डायरेक्टर हैं एम्स के। डॉक्टर मिश्रा, मेरा आपसे पहला सवाल यही है सर, पहले ब्लैक फंगस फिर व्हाइट फंगस, सिम्टम्स दोनों के सेम है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बहुत विस्तार से शिव कुमार जी ने भी बताया और डॉक्टर वैभव ने भी बहुत अच्छे से बताया है कि जो फंगस है वो हमारे वातावरण में जैसे और बैक्टीरिया वायरस होते हैं, फंगस भी घूम रहा है हम लोगों के चारों तरफ, और चाहे हम घर में हो बाहर हो, वो वायुमंडल में होता है। और हम लोग जितने भी लोग हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, जिनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छे से बनी होती है, उनको आमतौर से फंगस कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। और इतने लोग वैसे भी जो डायबिटीज वाले हैं उनको रोज थोड़ी म्यूकोरमाइकोसिस होता है या कैंडिडा होता है या एस्परजिलस होता है, कभी कभी होता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो ये देखते हैं, जो पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती होते हैं जिनका आईसीयूज में लंबे समय तक इलाज होता है, पिछले पहली लहर में भी यही देखा गया था, थोड़े से संख्या में रोगी आए थे जिनको
म्यूकोरमाइकोसिस हुआ था पिछले वाले में। इस वाले में जो आश्चर्यजनक बात है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ये हम इसके जड़ तक नहीं पहुंच पाए हैं कि भाई सोर्स क्या हो रहा है इसका। इसमें जो भिन्नता देखी गई है इस वाले संक्रमण दूसरी लहर में, एक तो संख्या बहुत थी जिनको दूसरी लहर में जिन लोगों को कोविड हुआ। कोविड स्वतः ही एक प्रतिरोधक क्षमता कम करता है। कोई भी वायरस इन्फेक्शन हो, जब आप स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, तो प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम जरूर होती है, सभी की होती है, चाहे डायबिटीज वाले हो चाहे नॉर्मल इंडिविजुअल्स और जिनको डायबिटीज नहीं है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है कि, और वो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज अगर है, आपने डायबिटीज का ठीक से कंट्रोल नहीं किया, ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज नहीं किया दवाइयों से, तो ज्यादा फिर समस्या आती है, और उसमें जब ये समस्याएं पैदा होती हैं तो और ज्यादा वो गंभीर हो जाती है। डॉक्टर मिश्रा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन सर मेरे जैसे आदमी के लिए कई बार ये जब आप लोग जब एक टर्म इस्तेमाल करते हैं अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, तो इससे दो मतलब समझ में आते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं, डॉक्टर्स क्या कहना चाहते हैं, मैं वो एग्जैक्ट जानना चाहता हूं। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मतलब आपकी शुगर रेटिंग बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होती है, कभी कुछ वो है, या जो नॉर्मल जो रेटिंग है उससे ऊपर अगर आप डायबिटिक हैं तो वो अनकंट्रोल्ड डायबिटिक कहलाती है। उसमें उन दोनों में क्या चीज है सर? वो उसमें ये ऐसे होता है, देखिए आजकल डायबिटीज के कंट्रोल का एक मापदंड आया है जो इन्वेस्टिगेशन हम लोग अब करते ही हैं। सभी डायबिटीज के जो भी जितने भी लोग होते हैं जिनको डायबिटीज है, HB1AC कहलाता है वो, हीमोग्लोबिन 1AC, जो ये दर्शाता है कि पिछले 3 महीने में आपका ग्लाइसेमिक कंट्रोल, डायबिटिक कंट्रोल, शुगर का कंट्रोल कितना अच्छे से हुआ। तो उसकी जो मात्रा है वो 6 के आसपास होनी चाहिए, 6.5, 5.5, ज्यादातर 7 अगर ज्यादा से ज्यादा हो जाए। लेकिन हम लोग देखते हैं कई बार जिन लोगों को डायबिटीज लंबे समय से होती है, किसी का 8 होता है, किसी का 9 होता है, किसी का 10, किसी का 12, किसी का 14। तो जब ये 7 से ऊपर होता है, इसका मतलब जो कंट्रोल रहा है डायबिटीज का पिछले 3 महीनों में वो पर्याप्त नहीं रहा है। जब हम अनकंट्रोल की बात करते हैं तो ये करते हैं, एक रीडिंग कोई ज्यादा हो जाए उसमें इतनी परेशानी की बात नहीं होती। दूसरा जो एक और चीज जो हुई है इस संक्रमण में, वो लंग में जो फाइंडिंग्स आ रही, इन्फ्लेमेशन आ रहा है कोविड जिनको हुआ है, उसमें फिर उस जो स्टेरॉइड की उपयोग हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इंडिस्क्रिमिनेट भी हो रहा है। कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन स्वतः ले लेते हैं, दूसरे का प्रिस्क्रिप्शन देख के, पहले हफ्ते से ही लक्षण आते ही स्टेरॉइड भी शुरू कर रहे हैं। ये सब चीजें मिलकर के एक ऐसा, क्योंकि ये पहले हमने ये फिनोमेना देखा ही नहीं था कि कोई कोविड से ठीक हो गया, घर चला गया, और फिर ये म्यूकोरमाइकोसिस के लक्षणों के साथ दोबारा अस्पताल में आने की आवश्यकता, ये तो बिल्कुल अननोन था। ये इस बार संक्रमण एक इतना आश्चर्यजनक ये फिनोमेना हुआ है जो किसी ने सोचा नहीं था। और देखिए 9000 केसेस होना बहुत चिंताजनक है। इसमें 2-3 बातें और भिन्न हुई हैं इस संक्रमण में कि ऑक्सीजन घर पे ली है बहुत सारे लोगों ने, और हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जैसे मैं उस दिन हम आपके ही प्रोग्राम पे थे, जी पे थे, डॉक्टर राणा भी थे गंगाराम हॉस्पिटल से, तो उन्होंने बताया उनके यहाँ कोई 59 रोगी हैं म्यूकोरमाइकोसिस के, उसमें से 35 रोगियों को डायबिटीज थी, 13 लोगों को डायबिटीज नहीं थी, और केवल 3 रोगी ऐसे थे जो गंगाराम में ही जिनका कोविड का ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक होके चले गए और फिर वापस आए। बाकी सब लोग और कहीं पे उनका इलाज हुआ फिर आए। तो अब वो घर पे भी काफी लोग ठीक हुए हैं इस बार कोविड से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसमें क्या हुआ है, लोगों ने ऑक्सीजन ली है। अब इसमें बात आती है कि ऑक्सीजन का जो उपकरण इस्तेमाल हो रहा है, ट्यूबिंग्स हो रही हैं, उनमें बहुत जल्दी फंगस लगने की संभावना रहती है। अगर वो साफ सफाई ना ठीक से की हो और एक दूसरे का इस्तेमाल कर लिया हो तो एक समस्या, एक तो उस चीज को इन्वेस्टिगेशन के दायरे में लाना चाहिए। दूसरा जो पानी जिससे ह्यूमिडिफिकेशन होता है ऑक्सीजन का, वो क्या उबाल के किया गया, क्या डिस्टिल्ड वाटर था, स्टेराइल था, नहीं था, क्या 3 दिन में बदला गया, रोज नहीं बदला गया, क्योंकि ये एस्पेक्ट भी देखने वाला है। दूसरे जो स्टेरॉइड लगा, क्या उसकी डोज अपर्याप्त थी, ज्यादा की तरफ थी जो नहीं होनी चाहिए थी, फिर क्या और ज्यादा दिन 10 दिन मिला, 5 दिन की बजाय 10 दिन मिला, या और लोग लेते रहे। और डायबिटीज एकदम स्टेरॉइड लेते हैं तो डायबिटीज बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। फिर जिन लोगों को नॉर्मल शुगर होता है उनका भी शुगर लेवल
एबनॉर्मल हो जाता है, बढ़ जाता है। बल्कि जो जिनको डायबिटीज होती है उनको तो समस्या बहुत होती है डायबिटीज कंट्रोल की स्टेरॉइड के साथ, तो वो भी एक देखने वाला। ये सर मेरे साथ भी हुआ था। मैं जब कोविड से ठीक हुआ तो उसके बाद मेरी जो पहले जो शुगर का लेवल रहता था वो फास्टिंग में रहता था 85 87, फिर अचानक वो 107 105 हो गया, अभी वो खैर 100 पर आ गया। लेकिन मैं उसको लेकर चिंतित हो गया था और मैंने डॉक्टर से जब कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल है, आप अपना रूटीन का ख्याल रखें, डाइट का ख्याल रखें। मैं डॉक्टर खन्ना आपके पास आ रहा हूं और मेरा आपसे एक सवाल, हम जब डॉक्टर से बार बार पूछते हैं तो सभी डॉक्टर्स कहते हैं कि म्यूकोरमाइकोसिस कोई नई जड़ नहीं है, कोई नए बला नहीं है, ये पहले से था। लेकिन क्या पहले हमारी इम्यूनिटी कोरोना से पहले इतनी स्ट्रांग होती थी कि हम बहुत या तो रेयर केसेस आते थे या हम उसको बीट कर देते थे, लेकिन कोविड क्योंकि इम्यूनिटी तोड़ देता है, नुकसान पहुंचाता है, इसीलिए अब म्यूकोरमाइकोसिस के मामले बढ़ रहे हैं क्या? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने कहा। कोई भी चीज हो, चाहे बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, ये है एटमॉस्फेयर में। डॉक्टर मिश्रा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा, ये तो है ही। और बचना सिर्फ होस्ट को है। मैं फिर कहता हूं, होस्ट को अपने आप को इतना मजबूत करना है कि इन्फेक्शन ना आए। कोविड अब की क्या हुआ है, जो अब की सेकंड टाइम जो कोविड आया है, डेफिनेटली ये बहुत सीवियर आया है। तो इसने कहीं ना कहीं एक तो हमारा इन्फेक्शन किया, लंग्स किया, हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा कम किया है, तभी इतना स्प्रेड हुआ है। जो हमारा इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो गई, तभी तो लंग्स इन्वॉल्व हुए, तभी तो स्कोर 20-22 आया। और हमने स्टेरॉइड ले लिया तो और उसको हो गया, गड़बड़ हो गया। स्टेरॉइड ने हमारा ब्लड शुगर लेवल को भी गड़बड़ा दिया। तो एक अजीब से साइकिल बन गया और उस साइकिल के अंदर वी आर एक्सपोज टू एनी इन्फेक्शन। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर ईश्वर ने आपको बचा लिया, आप आईसीयू से बाहर आ गए और घर में पहुंच गए, तो फिर दोबारा से अपने घर को आईसीयू मत बनाइए और अपने आप को घर के अंदर न कैद कर लीजिए, जो बहुत तो कर रहे हैं। बहुत लोगों ने क्या किया है, घर से आने के बाद कुंडी बंद कर ली और घर में पर्दे डाल लिए और बैठ गए कि भैया कोविड दोबारा ना आ जाए, जबकि उल्टा करना चाहिए। कोविड से ठीक होते घर आए, इमीडिएटली पर्दे खोल दो, विंडो खोल दो, अगर एसी चल रहा है तभी विंडो खोल दो ताकि क्रॉस वेंटिलेशन हो, और अपने आप को सोलर एनर्जी को में एक्सपोज करो, नेचुरल लाइट में एक्सपोज करो और नेचर में एक्सपोज करो। जो भी आदमी अगर अपने को नेचर में एक्सपोज किया हुआ है, मैं फिर कह रहा हूं 99% वो सेफ रहेगा, उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। ये मेरा दावा है कि वो इतने वक्त तक ही आपको कोरोना से बचाकर रख सकती है अपनी एफिकेसी के साथ। क्या वजह है कि बचपन में जो बच्चों को टीके लगते हैं छोटे छोटे, वो लाइफ लॉन्ग आपकी एंटीबॉडी तैयार करते हैं, लेकिन इस कोविड के काल में वो एंटीबॉडी बड़ी लिमिटेड रहती है? उसका जरा भेद अंतर मैं समझना चाहता हूं आपसे सर। देखो, जब भी हमें इन्फेक्शन होता है और उसकी एंटीबॉडीज होती है बॉडी में, वो अलग टाइप की रहती है, और वैक्सीनेशन लेने के बाद जो एंटीबॉडीज रहती है उनकी अलग टाइप की रहती है। और इसके लिए यदि कोरोना पॉजिटिव भी हो जाए, उनको भी हम कहते हैं कि आपको 2 डोज जो वैक्सीनेशन का लेना चाहिए, वो जरूरी है लेना जी। अभी ये नई बीमारी है, ये वैक्सीनेशन भी आपको सबको मालूम है कि वैक्सीनेशन बाजार में आने के लिए कभी कभी 5 से 10 साल तक लगते हैं, मगर ये बीमारी ऐसी फैल रही थी, इसके लिए ये फास्ट ट्रैक की गई है ये वैक्सीन। और इसकी जो स्टडी नहीं हुई है कि इनकी जो एंटीबॉडीज है वो कितने महीनों या कितने सालों तक रह जाएगी। कोई वैक्सीन की आप जैसे बोलते हो कि बचपन में लिया जाता है, उसकी तो लाइफ लॉन्ग एंटीबॉडीज रहती है। और ये जो एंटीबॉडीज रहती है उसको मेमोरी सेल्स बोलते हैं, जो बॉडी में क्रिएट होते हैं जब भी आपकी सेकेंड डोज अब कोरोना में ली जाती है जी। तो धीरे धीरे जैसे महीने और साल होते हैं और एंटीबॉडीज की टेस्टिंग हो जाएगी, तभी हमें समझ में आएगा कि कितने साल या कितने महीनों तक ये एंटीबॉडीज रहती है। मगर ये जो वायरल डिजीज है उसकी एक दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें म्यूटेशंस बहुत जल्दी हो जाते हैं। और जब भी ये म्यूटेशंस हो जाते हैं कि आगे चल के जो म्यूटेटेड फॉर्म होती है वायरस की, तो वो वैक्सीन उस पे काम, ये जो एंटीबॉडीज है उसके ऊपर काम करेगी नहीं करेगी, वो आगे चल के हमें समझ में आएगा। अभी इतने जल्दी वो टेस्ट नहीं हुई है। जैसे पश्चात देश में हम, और अभी भारतवर्ष में भी जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आती है जी, वो हर साल हमें वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लेनी पड़ती है, क्योंकि उसमें ये वायरस में, इन्फ्लुएंजा वायरस में म्यूटेशंस होते हैं। और यदि इसमें भी ऐसे ही अब हम देख रहे हैं कि काफी म्यूटेशंस आगे आ रहे हैं,
यदि म्यूटेशंस होते रहे या वायरस में, तो हमें शायद इसके बूस्टर डोज आगे चल के भी लेने जरूरी पड़ेगी। मगर आज की तारीख में 2 वैक्सीन की डोज लेनी जरूरी है, ये तो डेफिनेट स्टडीज हो गई है। आज एमसी मिश्रा सर, मैं एक बहुत आम सवाल लोगों के लिए लोगों का सवाल आपसे पूछने जा रहा हूं। वैक्सीन सर बेसिकली काम कैसे करती है, और ये नेचुरल जो एंटीबॉडी हैं जो कोविड के बाद बनी, उससे वैक्सीन से बनाई गई आर्टिफिशियल जो एंटीबॉडी है वो कितनी अलग होती है सर? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, और इसको समझना सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि जो काम हमारा नेचुरल इन्फेक्शन करता है वही काम हमारी वैक्सीन भी करती है। जो नेचुरल इन्फेक्शन जब होता है शरीर में, तो उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी इंसल्टिंग पैथोजन है, चाहे वो वायरस हो या बैक्टीरिया हो, अभी हम चूंकि कोविड की बात कर रहे हैं तो कोरोना वायरस की बात हो रही है, जब भी हमको वो इन्फेक्शन होता है तो हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। और पहले तो जैसे हम लोग कहते हैं IgM एक एंटीबॉडी होती है, पहले वो बनती है शुरू में इन्फेक्शन के, और फिर 10 दिन के बाद IgG जो एक स्टेबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है वो बनना शुरू हो जाती है। तो जो सीरो सर्वे जब हम करते हैं तो उसमें IgG ही देखते हैं, IgM बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। और पहले जैसे 1 साल पहले हम लोग ऐसा लग रहा था कि शायद ये प्रोटेक्शन बहुत समय तक लास्ट नहीं करता और शायद मेमोरी सेल्स उतने नहीं बन रहे हैं, लेकिन अब जो भी इसमें अनुसंधान हुए हैं पिछले 15 महीनों में, उससे ये बात सामने आ गई है कि जैसे डॉक्टर शिव कुमार ने बताया कि एंटीबॉडी टाइटर और मेमोरी सेल्स भी अभी लगभग 8 महीने तो अवश्य रहते हैं ये नेचुरल इन्फेक्शन के बाद। इसीलिए जो अभी आपने देखा, शायद एक पॉलिसी भी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि जिनको संक्रमण हो चुका है वो 6 महीने के बाद भी वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि उनको नेचुरल इन्फेक्शन से वो प्रोटेक्शन बना रहेगा। और एक स्टडी में ये भी सामने आया कि एवरेज 212 दिन वो प्रोटेक्शन रहता है, तो किसी में कम किसी में ज्यादा है। तो चूंकि ये आरएनए वायरसेस होते हैं, ये अनस्टेबल है जैसे डॉक्टर शिव कुमार ने बताया, इसलिए इनकी जो एंटीबॉडीज, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज और देन प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो बनती हैं, वो उनका जो अनुपात है हर एक में भिन्न होता है। आप किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है तो उनमें शायद कम रिस्पॉन्स आएगा वैक्सीन के बाद, जिनका स्वस्थ है बिल्कुल शरीर, उनमें शायद अच्छा रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो एक तो इस पर निर्भर करता है हमारा, इसीलिए बूस्टर देते हैं, पहले 1 डोज लगती है, फिर उसके 4 से 6 हफ्ते बाद या 8 हफ्ते बाद, अब जैसे 12 हफ्ते की हम बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका के मामले में, कि उसमें 12 हफ्ते पे देते हैं तो और अच्छा बूस्टर का रिस्पांस आता है। तो इसीलिए देखिए, आप फ्रांस में एक पॉलिसी बनाई उन्होंने शुरू में जनवरी में, कि जिन लोगों को संक्रमण हो गया था नेचुरल कोविड का, उनको उन्होंने केवल 1 डोज वैक्सीन की थी, और उन्होंने, क्योंकि एक आपको प्रोटेक्शन मिल गया नेचुरल इन्फेक्शन से, और वैक्सीन को उन्होंने बूस्टर मान लिया, और ये भी प्रक्रिया चली, और ये बिल्कुल साइंस पे आधारित है, इसमें किसी को भी कोई संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। इससे हम वैक्सीन की कमी से भी थोड़ा सा ठीक से इसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अभी ज्यादातर जो देश हैं वो 2 वैक्सीन की डोज की बात कर रहे हैं, और भारत बायोटेक ने अभी क्या किया है, जो इन्होंने फेज 2 ट्रायल में अपने वॉलंटियर्स को शामिल किया था, करीब 800 वॉलंटियर थे, उनमें अब अप्रैल से उन्होंने बूस्टर देना शुरू किया है 6 महीने का, और आधे लोगों को बूस्टर देंगे, आधे लोगों को बूस्टर नहीं देंगे। तो जो आपका प्रश्न था कि 1 साल पे क्यों हमें फिर से लगवानी पड़ सकती है ये वैक्सीन, और मम्स वगैरह की जो वैक्सीन है वो लगभग लाइफ लॉन्ग हमको इम्यूनिटी दे देती है। ये जो नेचर ऑफ वायरस, जैसे डॉक्टर शिव कुमार ने कहा, ये उस पर निर्भर करता है, क्योंकि आरएनए वायरसेस जैसे आमतौर से अनस्टेबल वायरस होते हैं। आप देखिए, HIV की अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है, इतने वर्षों से ये वायरस हमारे चारों तरफ है। इसी प्रकार से डेंगू वायरस की भी वैक्सीन अभी तक नहीं, कामयाब वैक्सीन नहीं बन पाई है, वो भी इसी वजह से हुआ है। तो ये हम लोगों को इस बात का धन्यवाद करना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों का भी, और अपने को ये समझना चाहिए कि चूंकि इनकी वैक्सीन आ गई और काफी हद तक कामयाब है, इसके लिए हम लोगों को
बहुत धन्यवाद करना चाहिए वैज्ञानिकों का, सारी दुनिया के। नहीं सर, हम तो पहले ही शुक्रिया और नतमस्तक हैं उस दिन से जिस दिन से वैक्सीन लोगों के लिए आई, क्योंकि ये रिकॉर्ड समय में पूरी दुनिया में शायद ऐसा कोई पेंडेमिक है जिसके लिए इतने रिकॉर्ड समय में इतने कम वक्त में वैक्सीन आई है। कुछ लोग हो सकते हैं जिनको लगता हो कि इतना वक्त लग गया वैक्सीन आने में, तो ऐसा नहीं है, ये सबसे तेज आई वैक्सीन है। डॉक्टर खन्ना, मैं आपके पास आ रहा हूं, और डॉक्टर खन्ना, मेरा आपसे एक सवाल है सर। 212 दिन तक अगर एंटीबॉडी रह सकती हैं जो नेचुरली क्रिएट हुई हैं कोविड होने के बाद, तो फिर मिनिमम कितने वक्त बाद लोगों को जिनको कोविड हुआ है वो पहली डोज के लिए जा सकते हैं, या उन्हें जाना चाहिए, या उन्हें होल्ड करना चाहिए मानवता के नाते, क्योंकि उनके पास पहले से एंटीबॉडी है, और अगर उनको दूसरों को प्रेफरेंस देनी चाहिए जो अभी तक कोविड से बचे हुए हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। डॉक्टर साहब ने बताया, मिश्रा जी ने बताया, ये लाइव वायरस हमको हो रहा है। लाइव वायरस इज ऑलवेज बेटर देन एन एटेन्यूएटेड वैक्सीन वायरस, ये समझ लीजिए बात। तो अगर हमको लाइव वायरस जो मिल रही एंटीबॉडीज मिल रही है, और अगर हम जब हुआ है तो हम हेल्दी हैं, तो और एंटीबॉडीज बनेंगी। अगर अनहेल्दी हैं थोड़ी कम बनेंगी, लेकिन बनेंगी। तो हमारी एंटीबॉडीज जो नेचुरल बन रही हैं वो ऑलवेज आर सुपीरियर। तो जिन लोगों को कोरोना हो गया है और स्वस्थ हो गए हैं, वो जो हम लोग कह रहे हैं कि 6 महीना आराम से रहिए, तो बल्कि अच्छा इसलिए है कि जो और लोग हैं उनके लिए वैक्सीन अभी है नहीं। तो आप अपना नंबर ना दौड़िए, आप 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना आराम करिए, क्योंकि आपके पास एंटीबॉडी से कवर है। और ओवरऑल अगर आपको कभी दोबारा कोई चीज होती भी है तो वो माइल्ड होगी, क्योंकि वो जो नेचुरल फॉर्म में आपकी बॉडी है वो थोड़ा सा जो म्यूटेंट आता भी है उसको भी झेल लेंगी। लेकिन जो एंटीबॉडीज बन रही हैं थ्रू वैक्सीन, जो उसकी बनेंगी, वो जरूरी नहीं है कि म्यूटेंट को झेल लें, क्योंकि वो स्पेसिफिक बन के आ रही हैं। इसीलिए नेचुरल जो एंटीबॉडीज हैं, और इसीलिए हम क्या कहते हैं आपसे कि आपकी अपनी इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इनेट इम्यूनिटी, आपकी अपनी इम्यूनिटी इज ऑलवेज सुपीरियर, वो तो है ही आपके पास। तो अगर आपको मिल रही है तो डोंट रश फॉर फर्स्ट डोज, क्योंकि वो डॉक्टर साहब ने सही कहा कि आपको हो सकता है बाद में आए कि सिर्फ एक डोज लगा लीजिए, क्योंकि आपका तो ऑलरेडी एक डोज आपका इन्फेक्शन है। सेकंड डोज विल बी योर बूस्टर डोज और यू विल बी गुड। लेकिन ये जितना हम लोग का पास स्टडी है, जितना हम लोग का एक्सपीरियंस है, ऑब्वियसली ये वायरस की वैक्सीन लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकती। ये होगी तो होगी फॉर ए पीरियड, चाहे वो 1 साल हो, चाहे 1.5 साल हो, और चाहे 2 साल हो। तो इसलिए हम लोगों को पुनः अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे ध्यान देना होगा। वी विल नॉट गो 100% फॉर वैक्सीन कि वो लग गई तो मस्त हो गए, नहीं। आपको अपने आप को स्वस्थ करना पड़ेगा, इंडिया को हेल्दी इंडिया बनना पड़ेगा, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कैंपेन की थी, यू हैव टू बी इन हेल्दी बनाना पड़ेगा, उसका आप योगदान दें, ताकि आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाए कि कभी भी कोई और वायरस आए, देखिए आज ये आया, कोरोना आया है, कल कुछ और आएगा, ये तो आते रहेंगे। आपको अपने आप को इतना अच्छा करना है कि आगे आए तो यू आर लाइक ए हेल्दी मैन, और उसको आप झेल लें। ठीक, डॉक्टर शिव कुमार, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, हम सुन रहे हैं, एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि थर्ड वेव आएगी तो ये खतरे में हो सकते हैं, थर्ड वेव आएगी तो वो ज्यादा घातक होगी लोगों के लिए। सर, फर्स्ट वेव के बाद जब सेकेंड वेव आई, जिसमें अभी हम चल रहे हैं, हालांकि पीक निकल गया, ऐसा डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स कहते हैं, ये इसलिए समझ में आता है क्योंकि फर्स्ट वेव में हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं थी, लेकिन सेकेंड वेव से पहले वैक्सीनेशन शुरू हो गया। अब जब वैक्सीनेशन इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है, करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, बहुत सारे लोग, करोड़ों लोग कोविड को हराकर ठीक हो चुके हैं, नेचुरल एंटीबॉडी बना चुके हैं, उसके बावजूद कैसे थर्ड वेव घातक होगी, इसकी हम आशंका जता रहे हैं। वो थोड़ा सा समझना अभी मुश्किल है, वो आप समझाएंगे सर प्लीज? नहीं, इसमें एक आप समझनी चाहिए कि भारतवर्ष की जो पॉपुलेशन है 135 करोड़ प्लस जो पॉपुलेशन है, उसमें से मुझे लगता है अभी तक कुछ 16 या 17 करोड़ लोगों को ही फर्स्ट डोज मिली है, सेकेंड डोज उससे कम लोगों को मिली है। तो जिस मात्रा में वैक्सीन बन रही है, उस मात्रा में यदि आप देखोगे कि वैक्सीनेशन यदि आज के हिसाब से जाओगे तो मिनिमम 6 महीने से 1 साल लगेगी, और जो थर्ड वेव प्रिडिक्टेड है वो शायद अगस्त सितंबर के आसपास थर्ड वेव आने की वो बोलते कि इट मे कम बाय सितंबर। और यदि सितंबर तक 60 to 70% जो अपनी पॉपुलेशन है
उन्हें यदि इम्यूनाइजेशन नहीं होगा तो हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। और इसके लिए जो जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है, स्पेशली ये जो 18 साल से 45 साल तक यंग लोग जो है, जो हर रोज काम पे जाते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, बाजार में जाते हैं, इनकी यदि वैक्सीनेशन नहीं होगी तो डेफिनेटली ये थर्ड वेव आने की शक्यता बहुत ज़्यादा ये है, चांसेस है जी। और दूसरी एक जो बड़ी पॉपुलेशन है जो वैक्सीनेशन हम नहीं कर रहे हैं, वो 18 साल से कम जो लोग यानी बच्चे और टीनेजर्स जो है, उनकी वैक्सीनेशन आज नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स स्टडीज चालू है कि 12 से 18 साल तक कोवैक्सीन की स्टडीज चालू है कि यदि वो ट्रायल्स चालू है और इसमें सेफ्टी हो जाएगी तो उनको भी वैक्सीनेशन दिया जाएगा। अभी ये थर्ड वेव में इसके लिए कहा जाता है कि ये पीडियाट्रिक एज ग्रुप है, यंग जो बच्चे लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, चांसेस वो लोगों में कि ज़्यादातर के वो लोगों में ये फैलने की चांसेस कोरोना की थर्ड वेव में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि अभी तक उनका वैक्सीनेशन नहीं आया है। और जिनको वैक्सीनेशन नहीं हुई है वो भी शायद इस थर्ड वेव में ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। हमें लगा नहीं था कि ये सेकेंड वेव इतनी जोरों से आ जाएगी, और हमें लगा था कि यदि आएगी तो भी सिम्टोमेटिकली इतनी ज़्यादा नहीं होगी, मगर आप देख रहे हो कि जितने लोग सिम्टम्स ज़्यादा हो रहे हैं, एडमिशन्स ज़्यादा हो रही है, बेड्स कम पड़ रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही है। और जो फर्स्ट वेव में देख रहे थे कि 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक ही पहुंचे थे हम दिन में, और अभी हम 3-4 लाख तक पहुंच रहे हैं। और यदि 3-4 लाख लोग आ रहे हैं, उनकी हमारी जो हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ फैसिलिटीज जो है, बेड स्ट्रेंथ जो है, ऑक्सीजन बेड्स जो है, आईसीयू बेड्स जो है, वो कम पड़ रही है। और क्योंकि हम ये सब पेशेंट्स को ये सुविधा नहीं दे सकते, इसके लिए द डेथ रेट और मौत भी ज्यादा देख रहे हैं। और यदि ये अवॉइड करना हो तो एक साइड पे जितने ज्यादा हो सके उतने वैक्सीनेशन करना जरूरी है। इसीलिए डॉक्टर शिव कुमार, मैं हमेशा अपने दर्शकों से कहता हूं कि देखिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग रखें, बहुत ज़रूरी है कि आप खुद को बचा कर रखें। और अगर आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में दोनों में अगर आप पॉजिटिव नहीं हुए हैं तो इसका मतलब आप वाकई सुपरमैन हैं, आप सुपर हीरो हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सुपरमैन की तरह आप यहाँ वहाँ उड़ते फिरें। अपना ख्याल रखें, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में आपको बचा के रखना है, अपने आप के लिए भी, अपने परिवार के लिए भी और देश के लिए भी। रातों रात हॉस्पिटल्स खड़े किए जा सकते हैं, भवनों को बदलकर किसी दूसरे को, रातों रात बेड्स लगाए जा सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स भी आ सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। डॉक्टर्स कहां से लाएंगे, बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपके पास आ रहा हूं, डॉक्टर मिश्रा आपके पास आ रहा हूं। ये हमने जो सुना था एक्सपर्ट से फर्स्ट वेव के बाद कि सेकेंड वेव इतनी ज्यादा घातक नहीं होगी, इतनी खतरनाक इसलिए नहीं होगी क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी सोसाइटी में। वो हर्ड इम्यूनिटी बहुत लोगों ने पहली बार नाम सुना, उसके बाद पता लगा कि जब इम्यूनिटी कम्युनिटी में बढ़ती है तो वो हर्ड इम्यूनिटी होती है। वो सर वो कहां गई प्रोडक्शन, वो सब वो, क्योंकि वो तो धारा का धारा रह गया सर। हमने जितने प्रोडक्शन लगाए थे, 1 लाख जैसा डॉक्टर शिव कुमार कह रहे थे, बिल्कुल ठीक था। पिछली बार पीक 1 लाख पर डे आता था, इस बार 4 लाख पर डे गया। नहीं, ये थोड़ा भ्रम था सबको। हर्ड इम्यूनिटी देखिए, आपको याद होगा पिछले वर्ष जो जनवरी में जब यूके में संक्रमण शुरू हुआ था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने हर्ड इम्यूनिटी की बात करके बड़ी आलोचना उनकी हुई थी इस बात पे। और हर्ड इम्यूनिटी, किसी भी संक्रमण में अगर आप हर्ड इम्यूनिटी का वेट करते हैं तो बहुत बड़ी कीमत उसकी चुकानी पड़ती है। अभी अगर हम कह रहे हैं कि 4 लाख प्रतिदिन आए और हमारे जो मृत्यु दर है वो ग्रॉस फर्टिलिटी हर 4,000, 3,000, 3,500 और 4,000 से थोड़ा ऊपर रही प्रतिदिन और अभी भी है, तो वो कहीं भी जाके ठहर सकती थी और उसका कोई फिर सीमा नहीं होती अगर हम हर्ड इम्यूनिटी के लिए वेट करेंगे। इसीलिए जो हम लोग कह रहे हैं, बार बार डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं कि अभी फिलहाल जब तक वैक्सीनेशन हो जाए तो भी और नहीं हो जाए तो भी ये जो आपका वैक्सीन है, मास्क वैक्सीन, इसका कोई पर्याय अभी हमारे पास नहीं है। हर्ड इम्यूनिटी के लिए हमको 70 से 80% देश की जनसंख्या को वैक्सीनेशन के द्वारा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ाना होगा। अगर हम संक्रमण से बढ़ाने की कोशिश करेंगे या करी हमने, उसका बहुत नतीजा खराब होगा। उसके लिए हम नहीं चाहेंगे
इसीलिए बार बार हम सब कह रहे हैं कि अभी जब तक वैक्सीन नहीं है तब तक ढिलाई नहीं है, और वैक्सीन लगने के बाद भी ढिलाई नहीं है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन 100% एफिकेशियस नहीं है, चाहे हमारी दोनों चाहे विदेशी दोनों तीनों। तो इसलिए यही एकमात्र उपाय है कि हम अभी अपना बचाव करें, कोविड होने न दें। वो अगर ये मास्क लगा के रखेंगे तो होगा भी तो कम गंभीरता का होगा, टीका लगवा लेंगे तो कम गंभीरता का होगा। तो संक्रमण होने का इंतजार नहीं करना हर्ड इम्यूनिटी के लिए, वो हम वैक्सीनेशन से अचीव करेंगे, और वो इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के शुरू तक ही हो पाएगा, चाहे हम जितनी भी वैक्सीन ले आए, क्योंकि एक महीने में, एक दिन में आप एक सीमा तक ही टीकाकरण कर सकते हैं। अभी तो वैक्सीन की उपलब्धता भी कम है, बढ़ती जाएगी धीरे धीरे जून के बाद, तो उससे हम करीब, हम मान लें कि हम 1 करोड़ वैक्सीनेशन भी रोज कर लेंगे, फिर भी 4 महीने 6 महीने लगेंगे उसमें, और उतनी वैक्सीन की डोजेज अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन दिसंबर तक ऐसा मानना है कि हम 70-80% वैक्सीनेशन अचीव कर लेंगे, तो फिर हम हर्ड इम्यूनिटी की बात तरफ बढ़ने लगेंगे। ठीक सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। डॉक्टर वैभव, मैं आपके पास आ रहा हूं। तो क्या ये भी बड़ी प्राइमरी प्रेडिक्शन थे जिस वक्त में कहा गया था कि जैसे जैसे मौसम ठंडा होता जाएगा वायरस थोड़ा सा डीएक्टिवेट होगा, जब थोड़ा सा गर्मी बढ़ेगी तो थोड़ा सा वो डीएक्टिवेट होगा, ठंड में वो एक्टिवेट हो जाएगा, माफ कीजिए। अब तो सर 2 साल निकल गए हैं, बीच में सर मीम्स जोक्स चलने लगे कि चिंता मत करना, आपकी बार मानसून में भिगो के मार डालेंगे कोरोना को। तो वो सब मतलब सब हट गया क्या, कि मतलब मौसम का भी कोई असर नहीं है और इस बात की कोई प्रूफ नहीं है, कोई स्टडी नहीं कि गर्मी होगी तो बढ़ेगा, ठंड होगी तो बढ़ेगा? देखिए, नेचर को समझना अपने आप में बड़ा डिफिकल्ट होता है। आप ठीक कह रहे हैं, हम लोग कई बार फेल हुए, पहली बात। दूसरी बात, एक और चीज हुई, अचूबा हुआ, जब हमने शुरू किया वैक्सीनेशन प्रोग्राम, उसके 15-20 दिन, 1 महीने बाद सडनली ये बीमारी आई और इतने खराब रूप में आई, तो हमने वैक्सीनेशन भी शुरू कर लिया, सडनली बीमारी भी आ गई। और थर्ड थिंग और आई, जो अभी कोवैक्सीन के लिए आई, कि कोवैक्सीन में ये कहा जा रहा है कि हम गैप नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि फर्स्ट डोज में उतनी एंटीबॉडीज नहीं बन रही हैं, बूस्टर लगाने के बाद ही बन रही। तो सडनली एक अलग से चीज आ गई कि एक वैक्सीन है जो कह रही है हम उसको आप 3 महीने गैप कर लीजिए, और दूसरी वैक्सीन है जो कह रही है कि हम दे तो रहे हैं, लेकिन वो हालांकि जब आप एंटीजन दे रहे हैं तो एंटीबॉडीज कम बनेंगी तो है, लेकिन वो उतनी नहीं बन पा रही हैं। ठीक सर। और एक और सर, वक्त मेरे पास खत्म हो गया सर, लेकिन डॉक्टर खन्ना बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शिव कुमार जी, डॉक्टर मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आज वो तमाम सवाल हमने उन सवालों के जवाब जानने की कोशिश की है जो सवाल आपके मन में है, कोरोना को लेकर, ब्लैक फंगस को लेकर, व्हाइट फंगस को लेकर, जिसे आप एस्परजिलोसिस भी कहते हैं, या म्यूकोरमाइकोसिस, ब्लैक फंगस को लेकर, बहुत से वैक्सीन को लेकर आज बहुत से सवालों के जवाब जानने की कोशिश की। इसी वक्त पर हम मिलते हैं आपसे और हम आपको बताते हैं, एक्सपर्ट से मिलाते हैं, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि आपको ज्ञान मिले तो क्रेडिबल और ऑथेंटिक ज्ञान मिले, सही जानकारी मिले, यहां वहां की आप अफवाहों में मत पड़िएगा। एक छोटे से